गजा में 58,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कत्ल, हज़ारों बेगुनाहों को मलबे तले दफन कर देना, लाखों अफराद को बेघर, भूखा और बेयारो मददगार छोड़ देना, पूरी गजा की पट्टी को कंक्रीट के मलबे में बदल देना, खित्ते का सियासी और जोग्राफियाई नक्शा ही बदल डालना, लबनान, शाम और ईरान में फ़ौजी मकासद हासिल करने के दावे, आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जंगी जराइम पर गिरफ्तारी के वारंट, अहम इत्तेहादी ममालिक की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल और धमकियाँ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 6 माह में 4 मुलाकातें और खुद ट्रंप की तरफ से बार बार जंग के खात्मे के दावे। मगर इन सब के बावजूद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू न सिर्फ जंग रोकने और गजा के लाखों बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम ख़त्म करने पर आमादा नज़र नहीं आ रहे, बल्कि हालिया दिनों में उनमें मज़ीद शिद्दत देखने में आई है और छोटे बच्चे, ख़वातीन, हस्पतालों समेत खुराक की तकसीम के मराकज़ सबसे ज़्यादा इन हमलों का निशाना बन रहे हैं, जिनका खुद इसराइली फ़ौज एतराफ़ कर रही है। आज भी इसराइली फोर्सेस के हमलों में गजा भर में 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें वो अफराद भी शामिल हैं जो इमदादी मराकज़ के करीब इमदाद के मुंतज़िर थे। इसी तरह कल इसराइली फ़ौज ने पूरे गजा में कम से कम 95 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था। कल होने वाले इसराइली हमलों में से एक हमले में गजा के वस्ती इलाके में पानी तकसीम करने के मकाम पर मौजूद 6 बच्चों समेत कम से कम 10 अफराद शहीद हो गए। इस हमले के बाद के मनाजिर में बच्चों समेत कई ज़ख्मी अफराद पानी की बाल्टियों और कंटेनरों के दरमियान देखे जा सकते हैं। इसराइली फ़ौज ने इस वाक़े में मासूम बच्चों और निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल का ढिठाई के साथ एतराफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने गलती से इस मकाम को निशाना बनाया। BBC ने इस दिलखराश वाक़े पर एक रिपोर्ट नशर की है, जबकि इस दिल दहला देने वाले वाक़े के चंद घंटों बाद उसी रोज़ वस्ती गजा के एक मसरूफ़ और पुरहुजूम बाज़ार में होने वाले इसराइली फ़ज़ाई हमले में कम से कम 12 अफराद शहीद और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। इस हमले में शहीद होने वाले अफराद में मारूफ फ़लस्तीनी डॉक्टर अहमद कंदील भी शामिल थे, जिन्हें गजा की सबसे मुअज़्ज़ज़ तिब्बी माहिरीन में से एक करार दिया जाता है। इस वाक़े के बाद की सूरत हाल पर स्काई न्यूज़ और अल जज़ीरा ने रिपोर्ट्स तैयार की, जिनमें वाक़े की तफसीलात बताई गई हैं। इस सारी सूरत हाल में जहाँ इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है, ऐसे में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गजा जंग से मुतालिक एक तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कैसे नेतन्याहू ने अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए जंग को तूल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस रिपोर्ट के लिए इसराइल, अमरीका और अरब दुनिया के 110 से ज़्यादा आला हुकाम के इंटरव्यूज़ किए हैं, दर्जनों सरकारी रिकॉर्ड्स और दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया है, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस अहम तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया और गजा की जंग का आगाज़ हुआ, तो बज़ाहिर लग रहा था कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का सियासी करियर ख़त्म होने वाला है। लेकिन तकरीबन 2 साल बाद जंग अब भी जारी है और नेतन्याहू ने इसराइल के अंदर गैर मामूली सियासी ताकत हासिल कर ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस अहम और तवील तहकीकाती रिपोर्ट के 5 अहम निकात का हवाला देते हुए लिखा है कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले नेतन्याहू ने हमले की कई वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया था और जुलाई 2023 में जब नेतन्याहू अस्पताल में थे तो एक सीनियर इसराइली जनरल ने उन्हें एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में खबरदार किया गया था कि इसराइल के दुश्मन, जिनमें हमास भी शामिल थी, इसराइल के अंदरूनी सियासी खलफशार पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ये इंतशार नेतन्याहू के इसराइली अदलिया को कमज़ोर करने वाले मतनाज़ मंसूबे के बायस पैदा हुआ था और रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन इसका फ़ायदा उठाते हुए हमले की तैयारी कर रहे थे। लेकिन नेतन्याहू ने न सिर्फ इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया, बल्कि उनकी हुकूमत ने अदालती इस्लाहात का अमल जारी रखा। चंद घंटों बाद ही एक कानून मंजूर कर लिया गया, जिससे अदलिया के इख्तियारात महदूद हो गए, जिसके नतीजे में मुल्क में मज़ीद बेचैनी फैल गई। इसके सिर्फ 2 दिन बाद हमास की क़यादत ने इसराइल के अंदर जारी अफरा तफरी का नोटिस दिया और फैसला किया कि तवील अरसे से तैयार किए गए हमले का यही मुनासिब वक्त है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हुए हमले की सारी जिम्मेदारी दिफाई हुक्काम पर डाल दी और 7 अक्टूबर 2023 को जब हमला हुआ, नेतन्याहू का सियासी मुस्तकबिल ख़तरे में था, तो उन्होंने फौरी तौर पर ख़ुद को बचाने की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। उस दिन अपनी इब्तदाई फ़ोन कॉल्स में से एक में नेतन्याहू ने कहा कि मुझे इंटेलिजेंस में कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये पहला मौका था जब उन्होंने जिम्मेदारी से दामन बचाते हुए सारा इल्ज़ाम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम पर डालने की कोशिश की थी। उसके बाद जब जनूबी इसराइल में लड़ाई जारी थी, तो नेतन्याहू की टीम ने अपने हामी सहाफ़ियों और सोशल मीडिया शख्सियात को ब्रीफिंग दी कि इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी दिफाई नाकामी का ज़िम्मेदार फ़ौजी जर्नैल हैं, ना कि सियासी क़यादत। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा कि साथ ही नेतन्याहू ने इंतहा पसंद इत्तेहादियों को नाराज़ करने के खौफ से जंगबंदी की कोशिशों को भी तूल दिया। जंग के इब्तदाई चंद घंटों में इसराइल की अपोजिशन लीडर ने नेतन्याहू को एक मुतहदा कौमी हुकूमत बनाने की पेशकश की, लेकिन नेतन्याहू ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी क्योंकि वो इक़्तिदार में रहने के लिए अपने इंतहाई दाएँ बाजू के इत्तेहादियों के साथ इत्तेहाद बरकरार रखना चाहते थे। वो इत्तेहादी जो जंग के बाद भी उन्हें वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम करने को तैयार नजर आते थे। इस फैसले का नतीजा ये निकला
कि पूरी जंग के दौरान नेतन्याहू को इंतहाई दाएं बाजू की जमातों के मुतालबात के ताबे रहना पड़ा, खासतौर पर जंग बंदी और हमास के साथ मुज़ाकरात के मामले पर। और जब कभी जंग बंदी या सीज़ फायर की तरफ पेशरफ्त होती दिखाई देती तो नेतन्याहू ने अचानक कुछ ऐसे फौजी अहदाफ को गैर मामूली अहमियत देना शुरू कर दी जिनकी उन्हें पहले इतनी परवाह नहीं थी। हालांकि इसराइल के आला फौजी हुकाम ने साफ कहा था कि ये अहदाफ न सिर्फ भारी कीमत के हामिल है बल्कि जंग के मजमूई नताइज पर भी ज़्यादा असर नहीं डालेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि सऊदी अरब और अमरीका इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी अमन मुआहिदा करने को तैयार थे, लेकिन नेतन्याहू ने इसमें हिचकिचाहट दिखाई। इस हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 में अमरीकी हम मनसबों के साथ सख्त मुज़ाकरात के दौरान सऊदी क़यादत ने एक रिस्की कदम उठाते हुए इशारा दिया कि वो इसराइल के साथ रस्मी ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि गज़ा की जंग ख़त्म हो, अमरीका सऊदी अरब को कुछ रियायतें दे और इसराइल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के अमल का आगाज़ करे। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक रात एक मुलाकात के दौरान अमरीका और सऊदी अरब के मुआहदे से मुताल्लिक़ कहा, आइए इसको मुकम्मल करें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद लिखा कि लबनान, शाम और ईरान में तनाज़े ने नेतन्याहू की खोई हुई साख बहाल की। जंग के आगाज़ में नेतन्याहू ने ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जो तनाज़े को हमास के अहम इत्तेहादी हिज़्बुल्लाह और ईरान के साथ मुकम्मल जंग में तब्दील कर सकते थे। उन्होंने जंग के इब्तदाई दिनों में हिज़्बुल्लाह पर एक बड़ा हमला मनसूख कर दिया और ईरान के साथ ख़तरनाक तसादुम से बचते रहे, मगर तकरीबन एक साल बाद गैर मतवक्के इंटेलिजेंस कामयाबियों के एक सिलसिले ने इसराइल को हिज़्बुल्लाह के कई सीनियर कमांडरों को निशाना बनाने का मौका दिया और पहले से ज़्यादा पुरएतमाद होकर नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह को कत्ल करने और जनूबी लबनान में इसके मजबूत गढ़ पर हमले का हुक्म दे दिया, जिससे हिज़्बुल्लाह का बड़ा हथियारों का ज़ख़ीरा तबाह हो गया। इसके बाद इसराइल ने ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया, जिससे ईरान की अस्करी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुँचा। अब ना ईरान और ना ही हिज़्बुल्लाह शाम के सदर बशार अल असद को बागियों के हमले से बचा सके, जिसके नतीजे में इसराइल के एक देरीना दुश्मन को इक़्तिदार से हटा दिया गया। फिर जब तेहरान कमज़ोर हालत में था तो नेतन्याहू ने ईरान पर एक बड़ा हमला कर दिया जो उनके सियासी करियर का सबसे अहम वाक़या बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में इस अस्करी मुहिम को फ़तह के तौर पर मनाया गया और इसके बाद नेतन्याहू की जमात की मकबूलियत अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार सबसे मजबूत सतह पर पहुँच गई। इसराइल की जानिब से मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयों का सिलसिला नई बात नहीं है। इससे पहले वो कई अरब ममालिक के साथ जंगें लड़ चुका है। इसी तरह जुलाई 2006 यानी आज से ठीक 19 साल पहले भी इसराइल ने हमसाया मुल्क लबनान पर हमला कर दिया था, जिसके बाद लबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान जंग छिड़ गई थी जो 34 दिन तक जारी रही और इस जंग में इसराइल ने 1200 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया था, जिनमें से ज़्यादातर आम शहरी थे।